हे दोस्तों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि अपने इस चैनल पर ज़्यादा दिन से हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है वो नहीं आ पा रहे थे और थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी। तो अब मैं हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट है आपको पर डे प्रोवाइड कराऊंगा, एक अपने इस चैनल पर, एक सिलेक्शन तक, दोनों चैनल पर आपको एक एक हिंदी के प्रैक्टिस सेट यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और ये मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहूँगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको किस परीक्षाओं में काम आएंगे। तो एक तो यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा यूपी पीसीएस, यानी कि यूपी में जितने एग्जाम से होते हैं या राजस्थान वाले जो एग्जाम्स होते हैं या जो भी एमपी वाले जो एग्जाम होते हैं जहाँ पर भी हिंदी आता है सब जगह काम आएगा। मैं आपको हर लेवल पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि बिल्कुल सरल वाला ही बताऊँ, आपको हर तरह के पीसीएस लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं वो ही बताऊँगा। हर तरह के क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। बस आपको करना क्या है कि सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखा करिए और इनको आप फिर से रिपीट किया करिए। पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ पर आप जाकर जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है भाई कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। दोस्तों कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। क्या कहते हैं? कृपण। लेकिन जरूरत से कम पैसे में आवश्यकता को पूरा करने वालों को मितव्ययी कहते हैं। तो कृपण और मितव्ययी में ये आंसर होता है, याद रखिएगा। तो कंजूसी से धन व्यय जो व्यय करता है उसको कृपण बोलते हैं और जो जरूरत से कम पैसे में आवश्यकता को पूरा कर लेता है उसको मितव्ययी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि निर्देश दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला कह रहा है भाई उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने किसको भाई, अब भाई मित्र के साथ आपका उसका विरोधाभासी क्या हो जाएगा, या विरोधाभासी का शत्रु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। उसने अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? विपक्ष और प्रतिरोधी, विरोध और सहयोगी, 3 चीज़ें होती हैं, आप ये बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, उसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को, अब भाई देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत होना चाहिए। अब उद्यत का अर्थ क्या होता है, ये ऑप्शन जो इसका डी है ये वाला याद रखिएगा। उद्यत का अर्थ होता है तैयार रहना, तो तैयार रहना चाहिए। और संबद्ध का अर्थ तो आपको पता है कि संबद्ध का अर्थ होता है जुड़े रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उद्यत, ये जो आपका पहला वाला दिया गया, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उम्र, प्रचंड, अक्खड़ और दुष्ट और जड, जो भी आप मान लीजिए इसका अर्थ होता है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। अरविंद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अंबुज या कमल। तो देखा जाए यहाँ पर इसका जो करेक्ट पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी, यानी कि कमल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो कह रहा है आपसे दोस्तों यहाँ पर निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में अगर देखा जाए कौन सी संधि है दोस्तों, तो निर्धन में यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, विसर्ग संधि। निधन धन होता है, यानी कि इसको आप ऐसे नि प्लस धन ये मिलके होता है आपका निर्धन। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है आपसे कि देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में दोस्तों अगर देखा जाए तो कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो ऑप्शन जिसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला शब्द विशेषण तथा दूसरा शब्द विशेष्य, वो आपका होता है कर्मधारय, याद रखिएगा। देशांतर में क्या होता है? देशों के बीच अंतर की दूरी देशांतर होता है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो कह रहा है दोस्तों आपसे यहाँ पर अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, आकाश रात के समय पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि यहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है। इस प्रकार यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पर जो अम्य है, यानी कि ऑप्शन जो सी है ये आपका एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होता है वो अमृत होता है। समझ गए दोस्तों? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 और 10 के लिए निर्देश दिया गया है कि लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना, यानी कि शुद्ध वाक्य का। तो 9वां क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, 10वां का आंसर आपको कॉमेंट करके देना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तो यहाँ पर अगर सही वाला देखा जाए तो तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 1 मिनट रुकिएगा, ट्रेन को चले जाने दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके सामने है और इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके देना है कि इनमें कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सही दिया गया है और कौन सा बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। ये 10वां जो क्वेश्चन है आपको इसका जवाब जो है वो कमेंट करके बताना है। देख लीजिए अच्छे से चारों ऑप्शन, उसके बाद आप लोग इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या है?
तो दोस्तों करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है आपका शोक होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर किसी प्रिय वस्तु को अपने से अलग होने पर जो भाव प्रकट होता है उसे हम लोग करुण रस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखिए यहाँ पर कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था यानी कि कार्य जो है पूर्ण में भूतकाल में पूरा हो चुका है, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है पूर्ण भूत, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे यहाँ पर कि राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो राजा सेवक को कंबल देता है यानी कि यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान। एक दूसरे का अलग होना जहाँ प्रदर्शित होता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपसे कह रहा है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। दोस्तों ठठेरा शब्द का जो लिंग परिवर्तन करना है तो हिंदी में लिंगों का अभिव्यक्ति जो होता है वो वाक्यों से होता है, यानी कि ठठेरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो मुहावरा है, तो देखते हैं 15 और 16 के लिए मुहावरा है और बताना है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये हो जाएगा भाई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ होता है अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, गलती खुद से करना और इल्जाम दूसरे पर लगाना, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, ये बिल्कुल सही हो सकता है। तो ऑप्शन ए पर हम लोग टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब देखो कह रहा है कांट की जो हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या है, छल कपट का जो व्यवहार होता है वो हमेशा नहीं चल पाता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। छल कपट का जो व्यवहार है हमेशा नहीं चल पाता है, इसलिए हम बोलते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि किसी व्यक्ति को मूर्ख बार बार नहीं बनाया जा सकता है। कपटपूर्ण व्यवहार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बाद ऐसा हर बार नहीं किया जा सकता है जैसे कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि 17 और 18 में कह रहा है कि लिखित शब्दों का विलोम बताना है। तो कृष का अर्थ जो होता है दुबला पतला, और इसका विलोम क्या हो जाएगा भाई, हिष्ट पुष्ट, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, हिष्ट पुष्ट। बिटप का अर्थ क्या होता है भाई, बिटप का अर्थ होता है वृक्ष, और जिसका विलोम क्या हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। केस मतलब पता है, भव मतलब पता ही है। आप लोग कमेंट करके बताना पता नहीं है अगर आपको तो। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है कि अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम बताना है। तो अल्पज्ञ मतलब होता है थोड़ी सी जानकारी, जिसके पास कम जानकारी हो, इसका विलोम जो हो जाएगा सर्वज्ञ हो जाएगा, अर्थात जो सब कुछ जानता हो। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर क्या कि खूटी शब्द का बहुवचन बताइए। अब खूटी शब्द का जो बहुवचन है क्या हो जाएगा, खूटियाँ, यानी कि अगर देखा जाए कौन सा सही है तो ऑप्शन जो इसका सी है, खूटियाँ, ये बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे। अन्य विकल्प जो है खूटियों का सदरूप नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आते हैं 20 पर दोस्तों। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर क्या कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। दूसरा अर्थ बताना है तो ऑप्शन जो इसका देखा जाए तो अज अजन्मा, तो अज अजन्मा का अगर देखा जाए तो अज अजन्मा का अर्थ होता है जो जन्म मरण से मुक्त हो, अर्थात अमर हो। और इस प्रश्न में जो ईश्वर है, ईश्वर ही अजर अमर है, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो प्रतिनिधि, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो ए है प्रतिनिधि में, ये वाला बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया है और सारे के सारे कुछ ना कुछ गलतियाँ कर ही दी गई हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो देखिए 22 नंबर कह रहा है कि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। इसमें बताना है क्या है भाई, विद्यालय में उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ये और ये, इन चारों में बताना है कि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। तो अगर देखा जाए तो विद्यालय में जो जलपान को है तो जलपान को के स्थान पर जलपान का होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक क्या है, उत्तम प्रबंध, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो जलपान को में त्रुटि है, तो ऑप्शन बी पर हम लोग टिक कर देंगे, समझ गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 में देखा जाए तो क्या कह रहा है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। इसमें बताना है कौन सा त्रुटि है। तो साफ साफ दिख रहा है भाई, अच्छा लगता है। रेलगाड़ी में यात्रा करना, यहाँ पर एक पुल्लिंग नहीं है भाई, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग होना चाहिए था, तो अच्छा लगता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज है, आँख है, अग्र है और आग है, तो यहाँ पर अग्र शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। समझिए दोस्तों, तो तत्सम शब्द क्या होता है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हों और जो कहते हो हिंदी में प्रयोग होते हों वो बेसिकली आपके तत्सम कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी है अग्र, ये आपका तत्सम हो जाएगा। आप लोग को कमेंट करके बताना है इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव क्या होगा आप लोग को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, तो आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी बेसिकली कह रहा है कि लिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। तो पर्वत की तलहटी को अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं, उपत्यका, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। पर्वत का निचला हिस्सा जो जमीन से लगा हो, तराई, घाटी या पर्वत के समीप की नीचे की भूमि जो होती है वो यही कहलाती है, उपत्यका, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सेकंड चैनल माय डियर जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो जा करके उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्या नाम है उसका, सिलेक्शन तक। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं सिलेक्शन तक, वहाँ पर आप क्लिक करके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको लगातार ऐसे तरह के वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में।